भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और इंडियन हॉकी टीम के प्रथम कप्तान एवं संविधान सभा में आदिवासी अधिकारों के पुरजोर प्रवक्ता कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 3 जनवरी 2022 को दोपहर 2 बजे ज्ञानोदय बुद्ध विहार धनोली जंगनेर रोड आगरा पर बहुजन द्रविड़ पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कमल सिंह लोधी प्रदेश उपाध्यक्ष बीडीपी के अनुमोदन पर वरिष्ठ बहुजन मिशनरी साथी बाबूलाल बौद्ध रिटायर्ड सहायक आयुक्त आरपीएफ को सर्वसम्मति से कार्यक्रम का अध्यक्ष चुना गया एवं मुख्य अतिथि के रूप में बीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुमार गौतम कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीपी राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुमार गौतम ने बताया कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर में अब धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, अनमेल विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि कुप्रथाएं अपने चरम पर थी। ऐसे वक्त में महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिला अंतर्गत नया गांव में 3 जनवरी 1831 को पिता खंडोजे नेवसे के घर माता लक्ष्मीबाई की कोख से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। वह बचपन से ही होनहार थी, लेकिन बचपन में उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस समय समाज में बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। इसीलिए 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिबा राव फुले के साथ सावित्री बाई का विवाह कर दिया गया। ज्योतिबा राव फुले माली जाति में जन्मे थे जो कि हिंदू जाति व्यवस्था के वर्णक्रम में अंतिम पायदान शूद्र वर्ण में परिगणित होती थी। इसीलिए जब वह अपने एक ब्राह्मण मित्र के आग्रह पर उसकी शादी में शामिल हुए तो उनकी माली जाति की वजह से ब्राह्मणों ने उन्हें अपमानित कर शादी समारोह से भगा दिया। इस घटना से दुखी ज्योतिबा राव फुले ने समाज से एक अपमानजनक हिंदू जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिया। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। पहले स्वयं शिक्षा प्राप्त की और खुद ही अपनी पत्नी सावित्री को भी प्राथमिक शिक्षा दी। उन्होंने सोचा कि पुरुषों की अपेक्षा सर्वप्रथम नारी को शिक्षित करना जरूरी है। इस सोच के तहत उन्होंने भिंडेवाड़ा पूना में 1 जनवरी 1848 को लड़कियों का पहला स्कूल खोला और सावित्रीबाई फुले को उसमें बतौर शिक्षिका नियुक्त किया। फुले के इन सामाजिक शैक्षणिक कार्यों से तिलमिलाए ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्योतिबा राव फुले के पिता को भड़काया कि तुम्हारे बेटा बहू हिंदू धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं। धर्मपरायण पिता ब्राह्मणों के षड्यंत्रों को समझ न सके। उन्होंने अपने बहू बेटे के सामने शर्त रख दी कि तुम लोग या तो शूद्र महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य बंद कर दो अथवा घर छोड़कर चले जाओ। फुले दंपति अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे। अंततः उन्होंने अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। ऐसे वक्त में ज्योतिबा राव फुले के करीबी मित्र उस्मान शेख और उनकी छोटी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में आश्रय प्रदान कर उनके शिक्षा कार्य में मदद की। सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख ने भी महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। विडंबना देखिए कि माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं को पढ़ाने जाती थी तो अनपढ़ महिलाएं उनको गोबर, कीचड़ और पत्थर से मारती थी। इसीलिए माता सावित्रीबाई अपने साथ अलग से एक साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदलकर महिलाओं को पढ़ाती थी। इस प्रकार ब्राह्मणी षड्यंत्रों का मुकाबला करते हुए फुले दंपति ने 1848 से 1852 के मध्य कुल 18 स्कूलों की स्थापना की। इसके अलावा महामना फुले द्वारा किए गए अस्पृश्यता उन्मूलन कार्य के साथ ही किसान मजदूर वर्ग की सेवाएं, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, भ्रूण हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना आदि में भी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया। उनके द्वारा खोले गए बल हत्या प्रतिबंधक गृह में पैदा हुए एक बच्चे को गोद लेकर उन्होंने उसे उच्च शिक्षा प्रदान की और डॉक्टर बनाया। इसी प्रकार उन्होंने काव्य फुले नामक कविता संग्रह की रचना कर साहित्य सृजन का भी महान कार्य किया। इसी प्रकार उन्होंने काव्य फुले नामक कविता संग्रह की रचना कर साहित्य सृजन का भी महान कार्य किया। वह कुशल वक्ता भी थी। 1890 में महामना ज्योतिबा राव फुले के परिनिर्वाण के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने सत्य शोधक समाज का भी सफल संचालन किया।
इसी बीच 1897 में महाराष्ट्र में फैली प्लेग की बीमारी में लोगों की सेवा व उपचार करते हुए वे प्लेग की बीमारी से संक्रमित हो गए और 10 मार्च 1897 को उनका दुखद अंत हो गया। साथियों, संयोग की बात यह है कि सन 1903 में 3 जनवरी के ही दिन हमारे समाज में एक और महान विभूति का जन्म हुआ था, जिन्हें हम सब कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जानते हैं। और 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिन है। हम 2 महापुरुषों की जयंतियां अब भविष्य में आज 3 जनवरी को मनाते रहेंगे। हम लोग 1 जनवरी से 3 जनवरी तक अक्सर कार्यक्रम करते हैं, तो इसलिए आज हमने 3 जनवरी की पूर्व संध्या पर अपने महापुरुषों में डॉक्टर कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा और माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आप लोगों की मौजूदगी में हमने मनाई है, अपने महापुरुषों को याद किया है। भविष्य में भी हम माता सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा की 3 जनवरी को जयंती मनाते रहेंगे और अपने महापुरुषों का स्मरण करते रहेंगे, उनके विचारों पर हम चलते रहेंगे और अपने महापुरुषों को और उनके किए हुए कार्यों, उनके त्याग, उनके परिश्रम, उनकी हमारे आपके लिए जो अपमान सहा है उन्होंने, उनकी कृतज्ञता के लिए हम अपनी कृतज्ञता हमेशा जाहिर करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम तो धन्य हैं, माननीय काशीराम साहब के प्रति आदर सम्मान करते हैं, उनको चरण वंदन करते हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, काशीराम साहब अगर इस धरती पर पैदा नहीं हुए होते, हमारे आपके बीच में नहीं आए होते, तो हम बाबा साहब को नहीं भूल चुके होते। जैसे कि आज आदिवासी लोग जयपाल सिंह मुंडा को नहीं जानते हैं, लेकिन वो नाम तक नहीं लेता। बाबा साहब से 12 वर्ष छोटे, बाबा साहब से 12 वर्ष छोटे और कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा जो विदेश शिक्षा पाए, ICS की नौकरी पाई और जीवन भर आदिवासियों के लिए नौकरी से लात मार करके वो चाहते, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, अपने शहर में देखिए, अपने जिले में देखिए, अगर कोई कलेक्टर IAS हो जाए, IPS हो जाए, उसका पूरा परिवार राजा महाराजा का जीवन जीता है, तो ICS की जिसको नौकरी मिल गई हो और हॉकी टीम का कैप्टन हो भारत का और जिसने विश्व कप जीता हो, क्या वो व्यक्ति राजशाही जीवन नहीं जी पाता? जिसकी खुद की पत्नी विदेश लंदन की रहने वाली, ये बहुत बड़ी बात, जिसकी पत्नी विदेश की और इस आंदोलन के चक्कर में पत्नी भी साथ छोड़ के भाग गई। समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते जयपाल सिंह मुंडा ने नौकरी में लात नहीं मारी, बीवी भी छोड़ के चली गई, धोखा दे गई और जिंदगी भर संघर्ष करते करते वो इस दुनिया से विदा हुए। तो हम ऐसे महापुरुषों को सदा याद करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, तो इसलिए हम काशीराम साहब को उन्हें नमन करते हुए कि उन्होंने हमें इन महापुरुषों के संदर्भ में बताया और हमें उनका इतिहास पढ़ाया और ऐसा मिशन पढ़ाया कि हम सो नहीं पाते, हम घर में शांत नहीं रह सकते, लेकिन अपने कार्य को निरंतर रूप से कर रहे हैं। तो हम लोग जो आज कर रहे हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्ध की विचारधारा क्या है? आप कोई बता सकते हैं बुद्ध की क्या विचारधारा है? मौलाना मोदी, आप हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, बुद्ध की विचारधारा क्या? बुद्ध की विचारधारा का मूल मंत्र क्या है, जिसे बाबा साहब ने हमें बताया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है या नहीं? बाबा साहब ने हमें कौन सी विचारधारा का मूल मंत्र बताया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र बताया। तो क्या बाबा साहब के बताए हुए विचारधारा को त्याग दें? क्या बुद्ध को त्याग दें?
हमारे लिए, हम आप सबके लिए, इस देश के बहुजन द्रविड़ समाज के लिए हमें उन महापुरुषों को विचारों में सदैव जिंदा रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी। तो मैं आप लोगों ने आज जो है अपना कीमती जो समय दिया है, माता सावित्रीबाई फुले, कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आप लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए, अपने समय दिया, तन मन धन का जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हमारे सभी टीम के लोग आप सबका सदैव आभार प्रकट करते रहेंगे। और हम लोग पिछले वर्ष भी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी 2021 को इसी बिहार में मनाई थी। हमारे लोगों ने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, बुद्ध के सानिध्य में हम लोग कार्यक्रम समय समय पर करते रहे। तो हमने बाबूजी से, बाबूलाल गोयल साहब से आग्रह किया, बाबूजी अगर आप बुद्ध विहार में हमें 2-3 घंटे का समय दे दें, हम अपना कार्यक्रम कर सके, अपने महापुरुषों को याद कर सके, माता सावित्रीबाई फुले के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सके, माता भाग्यमा सेठ को नमन कर सके, हम कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनको सैल्यूट कर सके, फूले साहू, पेरियर, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब को सैल्यूट कर सके, उनको फूल चढ़ा सके। इसके लिए हमने बाबूलाल बाबूजी से आग्रह किया, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। और इस बिहार प्रबंध समिति को मैं देश को किसी लुच्चे लफंगों के हाथों थोड़ी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश को संभालने वाले लोगों के हाथ में जाए। जब ब्रिटिश हुकूमत से देश भारत के लोगों के हाथ में जाए तो हम लोगों के साथ कोई नाइंसाफी करने की कई बदनामी हमें न झेलनी पड़े। तो तब जो है इन लोगों ने फिर बाबा साहब को चुना और तब संविधान सभा में मेंबर बनाया और तब प्रारूप समिति के बाबा साहब को अध्यक्ष बने और संविधान बनाने का उनको ये गौरव हासिल हुआ। आज हम लोग भारत के संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब को कहते हैं। बाबा साहब बड़ी आसानी से संविधान नहीं बना पाए, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली, बहुत अपमान सहा। आज भी जो लोग इस देश का शासन कर रहे हैं वो भारत के संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते। वो कहते हैं मनुस्मृति ही हमारा उच्च कोटि का उत्कृष्ट संविधान है। आज भी वो कह रहे हैं मनुस्मृति नहीं तो मनुस्मृति से भी और ज्यादा रच के हम बढ़िया हमारा ऐसा संविधान बनाएंगे जिन सूत्रों को हमने कई हजार साल तक गुलाम बना के रखा और इनको जब मौका मिलेगा तो हम ढंग से रौंदेंगे। वो रौंदने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे लोग कह रहे हैं परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। एरिया साहब, एरिया रामास्वामी नायकर साहब की मूर्ति मेरे आंखों के सामने काशीराम साहब ने परिवर्तन चौक में लगाई थी, मेरी आंखों के सामने। मैं गवाह उस बात का, कोई ये कहे कि समर्पण कर सकता हूं कहीं भी, मेरी आंखों के सामने काशीराम साहब ने पेरियर साहब की मूर्ति, महात्मा ज्योति फुले, साहू महाराज, नारायण गुरु, पेरियर साहब और बाबा साहब, इन 5 महापुरुषों की मूर्तियां परिवर्तन चौक लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क में हमारे सामने लगी थी, जिनका उद्घाटन स्वयं काशीराम साहब ने किया। आज वो मूर्ति लखनऊ में नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक गांधी नगर में बना है, उसमें मैंने अपनी आंखों से देखी थी पेरियर साहब की मूर्ति। मूर्ति नहीं है, मूर्ति लखनऊ में लगेगी। किनकी लगेगी? परशुराम की लगेगी। क्या इतना जलील लोग इस समाज में ऐसे पैदा हो गए हैं? ऐसे लोगों के साथ हमें अपना समाज का कहने में शर्म आती है, हमें लज्जा आती है। किस तरह जलील लोग इस धरती पर हैं और वो हमसे सम्मान भी पा रहे हैं। तो मैं आज ज्यादा कुछ इधर कहते हुए मैं जयपाल सिंह मुंडा पे जाता हूँ, क्योंकि बात शुरू हो जाती है कुछ एक दिशा में जाती है, क्योंकि बात इतनी बड़ी है, दर्द इतना बड़ा है कि आप कई घंटे उस मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। कितने दर्द हमारे लोगों ने हमारे लोगों को दे दिए। तो कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता रहा हूँ कि उनको ज्यादा कष्ट नहीं सहा, लेकिन कष्ट तो उन्हें भी मिला। जयपाल सिंह मुंडा PhD होल्डर,
विदेश शिक्षा से। और जब ये जिस तरीके से बाबा साहब ने शिक्षित होने के बाद सर्विस करने की, नौकरी करने की इच्छा त्याग दी और बाबा साहब को तो रहने तक का स्थान बड़ौदा महाराज नहीं दे पाए, और जो करार हुआ उनका बड़ौदा महाराज के यहाँ के, मैं जब पढ़ के आऊँगा तो आपके यहाँ 10 साल सेवा करूँगा, और उनको बड़ौदा महाराज ने अपना राज्य का वित्त सचिव यानी वित्त सचिव जैसे वित्त मंत्री होता है, ऐसे ही बड़ौदा महाराज ने अपने यहाँ वित्त सचिव का पद दिया और मिलिट्री का सेक्रेटरी आर्मी का पूरा इंचार्ज और वित्त सचिव का जो पद दिया। लेकिन वो राजा बाबा साहब को एक छोटी सी 5 फुट की कुटरिया, एक डेढ़ तक की जगह अपने रियासत में नहीं दे पाए। तब उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के सामने इतना नतमस्तक हो गया हूँ, इनके सामने इतना मतलब नाकारा साबित हो गया हूँ कि मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम अपनी रियासत में नहीं कर सकता। इसलिए अम्बेडकर जी, आप मेरी सत्ताओं से फ्री हैं, आज के बाद कहीं भी जा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मामूली आदमी की तो कोई हटात क्या है, राजा, एक राजा, बड़ौदा बड़ी रियासत है देश की, बड़ौदा इस देश की बड़ी रियासत है, और उस बड़ी रियासत का राजा बाबा साहब को रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं दे पाए। तो बाबा साहब ने तो इधर बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी जयपाल मुंडा ने भी संघर्ष किया। ये भारतीय सेवा, जैसे आज IAS में हम लोग सेलेक्ट होते हैं लोक सेवा आयोग के थ्रू, उसी तरह ICS हुआ करती थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जयपाल सिंह मुंडा को चयनित हुए, उनको नौकरी मिली, IAS की नौकरी मिली। 1925 में सम्मान दिया गया जयपाल सिंह मुंडा को। इसी एवज में उस समय हांगकांग में एक बड़ा, जैसे आजकल विश्व क्रिकेट गेम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के गेम होते हैं, उसी तरह 1928 में हांगकांग में एक बड़ा गेम हुआ। उस गेम में हॉकी की तरफ से भारत के कैप्टन की जिम्मेदारी जयपाल सिंह मुंडा साहब को मिली, और उस समय उन्होंने भारत को विश्व का खिताब जो है जीत करके दिया, विश्व पदक भी लिया। तो उस समय क्या हुआ, जब ये विश्व पदक लेके आए और कैप्टन थे, हॉकी टीम के कैप्टन थे देश के। आज आप देख रहे हैं किसी भी खिलाड़ी को डायरेक्ट DSP SP बना दिया जाता है, तो ये तो ICS थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऑलरेडी चयनित थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, और ट्रेनिंग के टाइम ही इनको विश्व गेम में जाना पड़ा, और इनकी जो ट्रेनिंग थी वो थोड़ी प्रभावित हो गई, तो इनको नोटिस दिया गया। जैसा कि अभी आपने बताया भाई साहब कि 1 साल ट्रेनिंग आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। यदि हमारे देश का नाम दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, उस व्यक्ति को एक सजा दी गई, मतलब समझ रहे हो नहीं, सम्मान क्या चीज होती है वो आप लोग समझिए, लेकिन सजा यह दी गई कि आप 1 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करेंगे। जयपाल मुंडा ने कहा कि मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग क्यों करूँगा, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसी नौकरी में लात मारता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा ने नौकरी को लात मारी और नौकरी छोड़ दी। तब उन्होंने 1928 में, उसके बाद बल्कि 1936 के बाद पूरी तरह पहले तो सामाजिक आंदोलन चलाए, और आज आप जो शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री देख रहे थे, उसके बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में आज देख रहे हैं। ये शिबू सोरेन और उनके बेटा हेमंत सोरेन जो आज मुख्यमंत्री रहे हैं, ये कैप्टन जयपाल मुंडा की जमीन पर हुए। अभी तक कोई आदिवासी लीडरशिप कर रहा है पूरे भारत में, तो जयपाल सिंह मुंडा की वजह से ये राजनीतिक खिलाड़ी है। अगर जयपाल सिंह मुंडा ने इनकी लड़ाई में लड़ी होती तो आज आदिवासी एक भी लीडर नहीं होता। आज देख रहे हो तमाम आदिवासियों को आतंकवादी घोषित किया जाता, तमाम लोगों को जब चाहकर मार दिया जाता। उसी प्रकार 1 जनवरी 1948 1 जनवरी 1948 भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। पढ़ने लिखने का हक नहीं था, तो उनके बेटे को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, तो किन्हीं कारणों से उनको कैसे भी
उस समय मैं आपको बता दूं कि कोई भी दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, शूद्र वर्ग का व्यक्ति अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, पढ़ाने लिखाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ सुविधाएं प्रदान की थी, तो एक जिले का जो कलेक्टर होता था, जिले का कलेक्टर और कलेक्टर के कुछ अपर कलेक्टर वगैरह जो उसने व्यवस्था करी होगी, उनसे अनुमति मिलने के बाद ही प्राइमरी की कक्षा 1, कक्षा 2 जो भी हम लोग शिक्षा जहाँ से शुरू करते थे उसमें एडमिशन हो पाता था। अगर कलेक्टर से अनुमति नहीं है तो शूद्र वर्ग का बच्चा, चाहे वो कितने भी संपन्न घर से हो, उसको अनुमति नहीं थी। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लाने में सक्षम हैं? आप में से भी मुझे लग रहा है एक आदमी होंगे जो ला पाएंगे। तो उस जब ये में ऐसे हालातों में, ऐसे अच्छे हालातों में, जागृत हालातों में ये हालात है, तो उस समय कलेक्टर तक पहुंचना कितना कठिन होता होगा। तो गोविंदराव फूले अपने बेटे ज्योतिराव फूले के लिए कलेक्टर से अनुमति ला करके उनको पढ़ाने का बड़ी मुश्किल से मौका दिला पाए। तो उस समय बचपन में ही शादियां हो जाया करती थी। जैसा कभी बताया, माता सावित्रीबाई फूले की 9 वर्ष में शादी हो गई, ज्योतिराव फूले साहब 12 वर्ष के शादीशुदा हो गए। तो ज्योतिराव फूले साहब ने जो भी पढ़ा वो उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाना शुरू किया। जब बात उनके घर में पता पड़ी और उनकी एक मौसी की बेटी वो उनके घर में ही रहती थी, उनकी देखभाल करती थी, बड़ी थी उम्र में, तो उनका बड़ा थोड़ा सहयोग मिला। तो उन्होंने अपनी मौसी की बेटी जो ज्योतिराव फूले से बहुत बड़ी